नमस्कार। प्रकाश संश्लेषण के वीडियोस की श्रृंखला का ये अंतिम व नवा वीडियो है। सभी वीडियो को आप क्रमबद्ध रूप से देखेंगे तब ये चैप्टर आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा और मुझे विश्वास है कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। प्रकाश संश्लेषण में हमने देखा कि किस प्रकार अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बनिक खाद्य का निर्माण होता है CO2 के अपचयन के द्वारा। मुख्य रूप से जो प्रक्रिया थी उसका नाम केल्विन चक्र या C3 चक्र था। उसमें समस्या के रूप में प्रकाश श्वसन एक समस्या थी। उसके निवारण के लिए प्रकृति ने नए प्रकार के पादपों का विकास किया जिनको C4 पादप कहते हैं। C4 पादप के चक्रीय प्रक्रम को हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब कुछ पादपों में एक अलग प्रकार से अनुकूलन पाया जाता है कार्बनिक खाद्य के निर्माण के लिए, और उस अनुकूलन के लिए नाम दिया गया है CAM। CAM का पूरा नाम है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, और आज हम इसी क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म और प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेसी कुल के पादपों में इस प्रक्रिया की खोज हुई, इसलिए नाम दिया है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्रेसुलेसी कुल के पादपों में। अब इस कुल के पादप तथा अन्य कई कुलों के पादप जो मुख्य रूप से सरस पादप हैं या मांसलोद्भिद हैं, अर्थात जिनमें जल संचयन की प्रवृत्ति होती है। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण अपना इसमें जैसे ग्वारपाठा हम लोग देखते हैं, नागफनी देखते हैं, विभिन्न कैक्टस देखते हैं। ये सब मरुद्भिद पादप हैं और वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए इनमें एक अनुकूलन है कि इनमें पर्णरंध्र रात्रि के समय खुलते हैं, दिन के समय बंद रहते हैं। अन्य पादप या अधिकांश पादपों में पर्णरंध्र दिन में खुलते हैं, रात्रि में या अंधकार में बंद हो जाते हैं, परंतु इन पादपों में, सरस पादपों में या मांसलोद्भिदों में जो रसीले होते हैं अंदर से जल संचयन करके, उनमें पर्णरंध्र रात्रि में खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं। ऐसा इसलिए है कि इन्होंने ये मरुस्थलीय परिस्थितियों में रहते हैं। यदि ये दिन में इनके पर्णरंध्र खुल जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन के कारण से जल की अत्यधिक हानि होगी। इससे बचने के लिए रात्रि में पर्णरंध्र खोलते हैं, और रात्रि में जब पर्णरंध्र खोलते हैं तब गैस विनिमय की क्रिया करते हैं। केवल क्रेसुलेसी कुल के पादपों में ये CAM नहीं होता, अन्य पादपों में भी होता है। तो लेकिन खोज क्रेसुलेसी कुल में भी, इसलिए इसका नाम क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म है। तो कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं पहले क्रेसुलेसी जिसमें CAM पाए जाते हैं। सबसे पहला उदाहरण हम लोग लेते हैं क्रेसुला का। क्रेसुलेसी कुल का पादप क्रेसुला सजावटी पादप है, बहुत सारे घरों में इसको उगाते भी हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग सेडम। ये सेडम, ये भी सजावटी पादप मांसलोद्भिद है, ये भी क्रेसुलेसी कुल का सदस्य है। फिर कुछ परिचित उदाहरण, ये नागफनी, और एक और परिचित उदाहरण इसका हम लोग लेते हैं एलोवेरा, जो कि लिलिएसी कुल का सदस्य है। इन सब में ये अनुकूलन है कि रात्रि में रंध्र खोलते हैं, दिन में रंध्र बंद रखते हैं। पाइनएप्पल जो है, अनानास, वो भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है। इन सब में ये अनुकूलन है। अब देखते हैं ये किस प्रकार रात्रि में जब गैस विनिमय करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, किस प्रकार वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करेंगे। ये रात्रि का हम लोग एक कोशिका का एक आरेख बनाया है। रात्रि में ये अधिचर्म और ये रंध्र है, पर्णरंध्र, ये खुला हुआ है। ये कोशिका द्रव्य, ये हरित लवक, और ये नीचे मैंने एक रिक्तिका दिखाई है। इनके नाम यहाँ पे
आपके सामने ये आ रहे हैं, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल और ये क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अब रात्रि का समय है, रंध्र खुला हुआ है, तब इस समय बाह्य वातावरण से CO2 ले ली जाएगी और अल्प मात्रा में वाष्पोत्सर्जन भी इसमें होगा। तो ये जल को बाहर दिखा रहे हैं, CO2 अंदर आई। इस CO2 को मैलिक अम्ल के रूप में रिक्तिका में रात्रि में स्टोर कर लिया जाता है। किस प्रकार देखते हैं, हम जानते हैं पादपों में संचित भोजन स्टार्च है। स्टार्च पहले ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, ट्रायोस फॉस्फेट से ये फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल में कन्वर्ट होगा और ये फॉस्फोइनोल पायरुविक अम्ल CO2 को लेकर ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल का निर्माण करेगा। ये ठीक वैसे ही जैसे हमने C4 पादप में देखा था। C4 पादप में या C4 चक्र में सबसे पहली अभिक्रिया थी, CO2 PEP के साथ जुड़कर ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल बनाता है। यहाँ पे पेप्केज एंजाइम होगा। ठीक है। फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का अपचयन होगा मैलिक अम्ल में। अपचयन के लिए अपचायक चाहिए, अपचायक NADPH+H+ है, अपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, बन गया मैलिक एसिड। और ये मैलिक एसिड मेलेट आयन के रूप में रिक्तिका में संचित हो गया। ये संपूर्ण प्रक्रिया आप इसको तुलना करेंगे C4 चक्र में, तो ये संपूर्ण प्रक्रिया C4 चक्र में जो पर्णमध्योतक कोशिका में जो प्रक्रिया होती है, सेम वही की वही प्रक्रिया यहाँ हो रही है। यहाँ दो प्रकार की कोशिका नहीं है, एक ही प्रकार की कोशिका है, पर्णमध्योतक कोशिका, और ये क्रिया रात्रि में हो रही है। ठीक है। केवल C3 पादप में दो प्रकार की कोशिका है, प्रकाश संश्लेषी, पर्णमध्योतक और बंडलाच्छद। एक ही कोशिका में रात्रि में अलग क्रिया और दिन में अलग क्रिया होगी, ये ध्यान रखना है। तो इसको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये रात्रि में क्रिया हुई, रात्रि में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको मैलिक अम्ल के रूप में स्टोर कर लिया गया। ठीक है। क्यों किया ऐसे? क्योंकि रात्रि में ही CO2 और O2 का आदान प्रदान ये लोग कर सकते हैं, रंध्र खुलते हैं तभी कर सकते हैं। ठीक है। और रात को प्रकाश ऊर्जा नहीं है, इसलिए इस CO2 से भोजन नहीं बना सकते, इसलिए इसको एक बार स्टोर करके रख लिया गया है। अब दिन में क्या होगा? दिन में रंध्र बंद है, पर्ण रंध्र बंद है, इसलिए ना तो CO2 अंदर आ सकती है, ना अंदर का जल बाहर जा सकता है, वाष्पोत्सर्जन भी नहीं हो सकता। यही तो अनुकूलन था इनका, वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए। अब दिन में ये जो मैलिक अम्ल था, मेलेट और H+ के रूप में, ये रिक्तिका से वापस मैलिक अम्ल के रूप में कोशिका द्रव्य में आता है और इस मैलिक अम्ल का ऑक्सीकीय विकार्बोक्सिलीकरण होता है। ऑक्सीकीय डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, हिंदी में ऑक्सीकीय विकार्बोक्सिलीकरण, ऑक्सीकरण प्लस विकार्बोक्सिलीकरण। सेम वैसे ही जैसे बंडलाच्छद कोशिका में C4 पादप में हो रहा था। ठीक है। जो C4 पादप में पर्णमध्योतक कोशिका में जो क्रिया होती है वो क्रिया CAM में रात्रि में होती है, और जो C4 पादपों में बंडलाच्छद कोशिका में जो प्रक्रिया होती है वो क्रिया CAM पादप में उसी कोशिका में दिन के समय होती है। ठीक है। सिर्फ टाइमिंग का अंतर है, रात्रि में होने वाली क्रिया और दिन में होने वाली क्रिया का ये परिवर्तन है। बाकी अभिक्रिया के नाम पर कोई वैसा कोई परिवर्तन नहीं है प्रकार में। ठीक है। ये मैलिक अम्ल बना, ये मैलिक अम्ल का ऑक्सीकीय विकार्बोक्सिलीकरण होगा तो CO2, तो ये ऑक्सीकरण हो रहा है पहले और साथ में विकार्बोक्सिलीकरण हो रहा है, जिससे CO2 चली गई हरित लवक में और पायरुविक अम्ल का निर्माण हुआ। ठीक है। अब ये CO2 हरित लवक में जाकर कैल्विन चक्र या जिसको C3 चक्र कहते हैं उसमें प्रवेश करेगी, उसके फलस्वरूप भोजन बनेगा, भोजन का संचयन स्टार्च के रूप में होगा और इधर जो पायरुविक अम्ल है ये वापस PEP में कन्वर्ट होगा। कैसे? ATP से फॉस्फेट लेकर, और ये PEP पुनः ट्रायोस फॉस्फेट और ट्रायोस फॉस्फेट स्टार्च के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक है।
तो दिन में होने वाली क्रिया और रात्रि में होने वाली प्रक्रिया में अंतर है। ये दोनों ही प्रक्रिया हमने एक साथ C4 चक्र में देखी थी। C4 चक्र में जो क्रिया पर्ण मध्योतक में हो रही थी वो क्रिया CM पादपों में पर्ण मध्योतक में ही होती है, लेकिन रात्रि में। जो क्रिया C4 पादपों में बंडलाच्छेद कोशिका में हो रही थी वही प्रक्रिया CM पादप में हो रही है, लेकिन पर्ण मध्योतक कोशिका में ही हो रही है और दिन के समय हो रही है। ठीक है, तो ये केवल अनुकूलन है, केवल एक अनुकूलन है कि ये रंध्र चूंकि बंद रखते हैं दिन में और दिन में प्रकाश रहता है, तो दिन में प्रकाश रहता है तो CO2 कैसे आएगी, गैस विनिमय हो नहीं पाता है, इसलिए रात्रि में CO2 लेकर उसको संचित कर लिया गया। दिन में उसी CO2 से भोजन का निर्माण केल्विन चक्र के द्वारा हो गया। इनमें भी प्रकाश श्वसन होता है, ये भी प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से C4 की तुलना में कम दक्ष है। ठीक है, इसमें भी वारबर्ग प्रभाव वगैरह इसमें भी संपन्न होगा। तो ये केवल एक अनुकूलन है, बाकी कोई अलग से प्रक्रिया नहीं है, इसलिए NCERT में इसका कोई विशेष उल्लेख भी नहीं दिया गया है। अपने राजस्थान बोर्ड में 3 वैकल्पिक पद बता दिए गए थे कि कार्बन स्थिरीकरण के 3 वैकल्पिक पद में तीसरा इसको बताया गया है, जबकि ये एक प्रकार का वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए अनुकूलन मात्र है। ठीक है, तो इसके साथ ये सभी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई। अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों पर। अब इन प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए यहाँ पे 2 परिकल्पनाएं, एक परिकल्पना और नियम का उल्लेख करेंगे। ये कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस, कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस को हिंदी में बोलते हैं प्रधान बिंदु संकल्पना, प्रधान बिंदु संकल्पना। और इसको ज़्यादातर हम लोग यही पढ़ते हैं कि अलग अलग कोई भी अभिक्रिया है, कोई भी क्रिया या कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया है, उसको प्रभावित करने वाले अलग अलग कारक होते हैं और हम सभी कारक का पृथक पृथक अध्ययन करते हैं। जैसे पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा, हमने वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, रसारोहण को प्रभावित करने वाले कारक, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख किया। तो कभी प्रकाश हम लोग एक कारक लेते हैं, एक तापमान लेते हैं, एक प्राप्य भूमि जल लेते हैं, ऐसे बहुत सारे कारकों का उल्लेख करते हैं। और प्रत्येक कारक के लिए हम कहते हैं, जैसे तापमान के लिए कहते हैं कि तापमान इतने डिग्री से इतने डिग्री तक ये अनुकूलतम तापमान है, इससे ज़्यादा तापमान पर एंजाइम नष्ट हो जाते हैं, ऐसे अलग अलग पढ़ते हैं। तो प्रत्येक कारक के 3 बिंदुओं का उल्लेख करते हैं हम कि कम से कम वह कारक कितनी मात्रा में हो ताकि अभिक्रिया शुरू हो सके, उसको बोलेंगे मिनिमम पॉइंट या मिनिमम कार्डिनल पॉइंट। न्यूनतम कितना हो, उस मात्रा से यदि कम है कारक तो अभिक्रिया प्रारंभ ही नहीं होगी। मान लेते हैं कोई XYZ पादप है और उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से कम पर प्रारंभ ही नहीं होती है, यानी जब तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड है उनमें प्रकाश संश्लेषण शुरू नहीं होगा, 9 है तो भी शुरू नहीं होगा, 9.9 है तो भी शुरू नहीं होगा। लेकिन जैसे 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मिलेगा प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ हो जाएगा। तो एक ग्राफ ऐसा बना लेते हैं, इधर टेम्परेचर, ये हो गया तापमान, और इधर प्रकाश संश्लेषण की दर कर लेते हैं। तो मैंने जैसे कहा 10 से कम पर तो प्रकाश संश्लेषण शुरू नहीं होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की अवधि में प्रकाश संश्लेषण 0 है। मिनिमम पॉइंट अपना 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ से प्रकाश संश्लेषण शुरू होगा। जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती जाएगी। और फिर एक आता है अनुकूलतम। अनुकूलतम बिंदु, प्रधान बिंदु उसको कहेंगे जब वह उस अभिक्रिया की दर उच्चतम हो जाती है, उस अभिक्रिया की दर अधिकतम हो जाती है। ठीक है, यानी वह जैव रासायनिक अभिक्रिया अपनी अधिकतम कार्यकुशलता से संपन्न हो रही है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए अनुकूलतम तापमान है। अब चाहे तापमान कितना ही बढ़ाओ, प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि नहीं होगी, वो अनुकूलतम था।
परंतु एक निश्चित बिंदु ऐसा आएगा जिससे अधिक तापमान होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर जो स्थिर थी वो फिर से घटने लग जाएगी, उसको कहेंगे मैक्सिमम, उसको कहेंगे मैक्सिमम। तो 3 पॉइंट हो गए, मिनिमम, ऑप्टिमम। तो ऑप्टिमम जहाँ से शुरू हुआ है प्रकाश संश्लेषण या कोई भी अभिक्रिया इधर अधिकतम होना, अधिकतम कार्यकुशलता से संपन्न होना, वो हो गया ऑप्टिमम या अनुकूलतम। और अधिकतम उस बिंदु को कहेंगे जिससे अधिक होने पर, उस कारक की मात्रा अधिक होने पर वह जैव रासायनिक अभिक्रिया, उस जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ने के स्थान पर घटने लग जाती है, उसको कहेंगे उच्चतम या मैक्सिमम कार्डिनल पॉइंट। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम के बारे में जिसका नाम है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ब्लैकमैन का सीमाकारी कारकों का नियम। ब्लैकमैन वही जो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में जिसने सर्वप्रथम बताया था, उसी ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स दिया, सीमाकारी कारकों का नियम। ठीक है। अब तक ब्लैकमैन के इस नियम से पहले तक प्रत्येक वैज्ञानिक, और अब भी हम लोग ऐसे ही करते हैं कि किसी भी जैव रासायनिक अभिक्रिया को जब एक से अधिक कारक प्रभावित करते हैं तो हम हर कारक का अलग अलग अध्ययन करते हैं। जैसे अभी हमने सिर्फ तापमान का उल्लेख किया था, तो तापमान बताया कि 10 से कम नहीं होना चाहिए, 20 पर अभिक्रिया वेग अधिकतम हो जाएगा, 30 के बाद अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा, सिर्फ तापमान का पढ़ा। ऐसे सिर्फ प्रकाश का कर सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता इतनी होगी तब प्रकाश संश्लेषण शुरू होगा, इस अमुक प्रकाश तीव्रता के मान में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम हो जाएगी, और उससे ज़्यादा यदि हो जाए कोई एक निश्चित मात्रा से तो प्रकाश संश्लेषण की दर गिरने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। सबका अलग अलग पढ़ते हैं, ऐसे CO2 का अलग पढ़ेंगे, सबका अलग अलग पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं अलग अलग। लेकिन ब्लैकमैन ने सबको एक साथ समेकित रूप से कारकों को देखने के लिए अपना नियम दिया। उसने कहा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को एक से अधिक कारक प्रभावित करते हैं तो अभिक्रिया की दर उस कारक पर प्रभावित होगी, उस कारक पर निर्भर करेगी जो अपनी न्यूनतम मात्रा के सन्निकट हो, जो अपनी न्यूनतम मात्रा के सन्निकट हो। बिल्कुल सही शब्दों में ये है। ठीक है। एक बार इसका अंग्रेजी में देखते हैं। इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, यदि एक रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक कारक से प्रभावित होती है, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड, तब इसकी दर निर्भर करेगी या निर्धारित होगी बाय द फैक्टर, उस कारक पर से निर्धारित होगी विच इज़ नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, जो अपने न्यूनतम मान के सन्निकट हो, न्यूनतम मान के सन्निकट हो। हालांकि किताबों में, अपने राजस्थान बोर्ड की किताब में भी हम लोग देखेंगे तो उसमें लिख देते हैं कि अभिक्रिया की दर उस कारक पर निर्भर करेगी जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित हो, ऐसा लिखा हुआ रहता है, जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित हो। इसको लेकर कन्फ्यूज़न हो जाता है। एक उदाहरण लेकर हम लोग देखते हैं, केमिस्ट्री का एक उदाहरण लेता हूँ। एक साधारण सी अभिक्रिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। ठीक है, जल बनाते हैं। अब मान लेते हैं हम लोग कि हाइड्रोजन को ग्राम में हम लोग तोल कर ले रहे हैं, मान लेते हैं दोनों एक क्रिया कारकों को, और हम लोग ये अभिक्रिया वास्तव में करवा रहे हैं प्रयोगशाला में, और इसके लिए बाकी सब अनुकूल परिस्थितियां हैं, तापमान जितना चाहिए उतना है, जितना दाब चाहिए उतना दाब है, सब कुछ अनुकूल है। अब इनकी मात्रा भिन्न भिन्न मात्रा में हम लोग लेते हैं। मान लेते हैं हमने 100 ग्राम लिया है और ये हमने 400 ग्राम की मात्रा इसको ली है। ठीक है, हालांकि लीटर में हो सकता है, एक बार ग्राम में लेते हैं ताकि ग्राम अणुभार में हम लोग इसकी तुलना करेंगे, ग्राम अणुभार से इसकी तुलना करेंगे।
तो आपके विचार से यहाँ पे सीमाकारी कारक कौन सा होगा? ठीक है, ब्लैकमैन बोल रहा है सीमाकारी कारक कौन सा होगा? जो अपने न्यूनतम मान के सन्निकट हो, न्यूनतम मान के सन्निकट हो। ठीक है, तो देखते ही आप लोग, ज़्यादातर विद्यार्थियों का हमेशा उत्तर रहता है कि यहाँ पे सीमाकारी कारक ही है, हाइड्रोजन है, जबकि वास्तव में सीमाकारी कारक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कम है यहाँ पे दोनों में से कम मात्रा में कौन है? ऑक्सीजन है। कैसे? इसका यदि ग्राम अणुभार में हम लोग कन्वर्ट करके देखें तो ये हो गया 4 ग्राम और ये हो गया 32 ग्राम, और इसको यदि हम लोग अनुपात में देखें तो 1:8 हो गया। यानी जितनी हाइड्रोजन लेते हैं उससे 8 गुना ज़्यादा क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन 4 गुना ही ली है, इसका मतलब ऑक्सीजन पहले ही ख़त्म हो जाएगी, हाइड्रोजन बची हुई रह जाएगी। न्यूनतम कौन है? ऑक्सीजन है, न कि हाइड्रोजन है। यहाँ पे कम कौन था? ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन यदि 800 ग्राम होती तब तो अभिक्रिया में दोनों कारक बराबर होते। आप इसको ऐसे भी समझो कि जैसे सब्जी बनाते हैं तो सभी चीज़ें बराबर मात्रा में थोड़ा डालते हैं। सब्जी बनाने के लिए जितना तेल, जितना जीरा, जितना नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया लेते हैं, सब एक बराबर मात्रा में थोड़ी लेते हैं। सबकी अलग अलग उपयुक्त मात्रा है। जितना हम लोग मिर्च डालते हैं उतना ही नमक थोड़ा डालते हैं, सबकी एक अलग अलग वैल्यू है ना। तो हर बार तो आप सोचोगे कि सबसे कम सब्जी बनाने में जीरा डालते हैं, इसलिए हर बार अच्छी सब्जी बनने को प्रभावित करने वाला कारक जीरा हो गया। ऐसे नहीं, जो कारक जितनी मात्रा में चाहिए उससे यदि वो कम मात्रा में है, नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू, अपने न्यूनतम मान के सन्निकट हो, यानी मिर्च जितनी डालनी थी उससे यदि कम मिर्च है तो सीमाकारी कारक मिर्च है। ठीक है, जो जितनी मात्रा में होना चाहिए उससे कम। अब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला कारक प्रकाश भी है, तापमान भी है, CO2 भी है, जल भी है, पर्णहरित भी है। ठीक है, और भी कई कारक ले सकते हैं। इन सब कारकों में प्रकाश संश्लेषण की दर उस समय उस कारक पर निर्भर करेगी जो जितना होना चाहिए उससे कम है, जितना होना चाहिए उससे कम, उस पर निर्भर करेगी। ये सीमाकारी कारकों का नियम है। जबकि हम लोग करते क्या हैं, सबका अलग अलग उल्लेख करते हैं, तापमान का अलग वर्णन करते हैं, प्रकाश का अलग करते हैं, सबका अलग अलग वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ सीमाकारी कारकों का नियम। अब फिर से पुरानी परंपरा के अनुसार वही देखते हैं कि कौन कौन से कारक प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होता है ना, अंधकार में होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है। बहुत अधिक प्रकाश तीव्रता होती है तो C3 पादपों में हमने देखा था कि उसमें प्रकाश श्वसन की नष्टकारी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इसमें भी सबके लिए फिर से वही हम लोग पढ़ते तो ये है कि ज़्यादा सही कारक नियम कौन सा है? ब्लैकमैन का। लेकिन घूम फिर कर उसी में आ जाते हैं कार्डिनल पॉइंट हाइपोथेसिस पर कि न्यूनतम कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। जबकि सबको देखना कैसे चाहिए? ब्लैकमैन के अनुसार सबको एक साथ देखना चाहिए। ठीक है, बहुत उच्च प्रकाश तीव्रता पर प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त विभिन्न एंजाइम्स की ऑक्सीकरणीय क्षति हो जाती है। ठीक है, फिर लेते हैं तापमान। तापमान भी प्रकाश से संबंधित है। जब प्रकाश तीव्रता ज़्यादा होती है तापमान ज़्यादा होती है। एंजाइम्स को प्रभावित करने वाले कारक भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक तापमान था। सभी एंजाइम हमने पढ़ा, राइबोजाइम को छोड़कर समस्त एंजाइम प्रोटीन हैं, और प्रोटीन ताप संवेदी होते हैं। कम तापमान पर इनकी क्रियाशीलता कम होती है, तापमान बढ़ती है, एंजाइम्स की क्रियाशीलता बढ़ती है तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ेगी। लेकिन एक निश्चित तापमान के बाद में इनकी आकृति विकृत होने लग जाती है, प्रोटीन विकृत होने लग जाते हैं। विकृति के कारण से ही इनमें प्रकाश संश्लेषण की दर फिर कम होने लग जाएगी, एंजाइम नष्ट होने लग जाएंगे। तब फिर कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य क्रियाकारक। कार्बन डाइऑक्साइड और जल है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करता है। वायुमंडल में
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है, और सभी गैसों में देखें तो ये चौथे नंबर पर है ना। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, 2 नंबर ऑक्सीजन है, 3 नंबर आप खोजना कौन से है, 4 नंबर पर नाइट्रोजन है, 4 नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि बढ़ती है वायुमंडल में तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो यह विभिन्न एंजाइम्स पर विपरीत प्रभाव डालता है। हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो रंध्र भी बंद हो जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं तो गैस विनिमय बंद हो जाएगा, गैस विनिमय बंद हो जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाएगी। ठीक है। अगला जल। जल इनडायरेक्टली प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। हालांकि ये सबसे पहले जल का ही प्रकाशिक अपघटन हो रहा था, जल ही मुख्य हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता ही हुआ, जल के ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन CO2 का अपचयन कर रहे थे। लेकिन जल कभी सीमाकारी कारक सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। इनडायरेक्टली ये प्रभावित करता है। कैसे कि जल की कमी होती है तो पत्तियां स्लथ हो जाती हैं, पत्तियां स्लथ हो जाती हैं तो उनकी जीव द्रव्य के अंदर जो एंजाइम्स है, जो उपापचयी दर है, जितनी भी प्रकार की उपापचयी क्रिया है वो सब उनकी दर कम हो जाती है। पत्तियों में पर्याप्त मात्रा में जल होगा तो पत्तियां स्फीत रहती है, तनी हुई रहती हैं, पत्तियां फैली हुई रहेगी तो प्रकाश भी ज़्यादा पड़ेगा। जीव द्रव्य और आधात्री जो है हरित लवक की, उनमें भी जल की मात्रा अधिक होगी तो वो उनमें जो एंजाइम्स है वो अधिक मात्रा में क्रियाशील रहेंगे। ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करता है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा हो तो बार बार प्रभाव होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करता है। लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति भी अनिवार्य है। ऑक्सीजन होगी तो पादप की विभिन्न कोशिकाएं श्वसन करेंगी तो वो श्वसन करने से ही जीवित रहेंगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी। लेकिन एक निश्चित मात्रा से ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो बार बार प्रभाव होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आ जाती है। ठीक है। पर्णहरित, इन सबको ऊपर वालों को लाइट से लेकर ऑक्सीजन तक इसको बाह्य कारक में मान सकते हैं, आगे आंतरिक कारक में मान सकते हैं। पर्णहरित मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। जितनी पत्तियां हरी होती है उसमें पर्णहरित ज़्यादा होती है, वो कोशिकाएं, वो अंग जो है वो पादप के अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं तो उनमें प्रकाश संश्लेषण भी कम होने लगता है। वो प्रतीक है कि उनमें क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है। संचित भोजन की मात्रा, ये भी हमने एक पहले भी एक किसी वीडियो में उदाहरण में मैंने बताया था कि जैसे जैसे भोजन बनता है वो यदि वहाँ से हटता रहता है तो अभिक्रिया की दर बढ़ती जाएगी। यदि भोजन इकट्ठा होता जाएगा हरित लवक में तो प्रकाश संश्लेषण की दर घटती जाएगी। ये आप केमिस्ट्री में भी ला सातेलिया के नियम आप लोग पढ़ते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में कि अगर अभिक्रिया वेग बढ़ना है तो जो उत्पाद बनता है उसको लगातार हटाते रहना चाहिए। पत्ती की आंतरिक संरचना भी प्रभावित करती है कि पत्तियों में पर्णहरित का या प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं का वितरण कैसा है। ठीक है। पत्तियों में जितनी ज़्यादा प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं होंगी प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करेंगी, बढ़ाएंगी, अनुकूल होंगी। ठीक है। तो आंतरिक संरचना भी एक प्रकार से इसको प्रभावित करती है। ये सब पूरा आपका वर्णन प्रकाश संश्लेषण का पूरा टॉपिक अपना 9 वीडियोस की श्रृंखलाओं में पूर्ण हुआ है। अगली श्रृंखला हम लोग प्रारंभ करेंगे पादपों में श्वसन या श्वसन की हम लोग कार्य प्रणाली पर उल्लेख करेंगे, जो आपके NCERT की 11वीं कक्षा से संबंधित है और राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा की तीसरी यूनिट से संबंधित है। ठीक है। बहुत बहुत आभार।